हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फ्लो चार्ट में चैप्टर साउंड की, उसके बाद उसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे एंड फाइनली वी आर डूइंग व्हाट न्यूमेरिकल्स दैट कम इन द फाइनल और लोकल एग्जाम्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एंड जॉइन द जीवी फाउंडेशन। देखो यहाँ सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, साउंड। किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट, साउंड। और साउंड में सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं तो कहां से करते हैं, सबसे पहले दिमाग लगे, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं कि साउंड का जो नेचर होता है, साउंड का क्या होता है डियर स्टूडेंट, नेचर। हाउ टू स्टडी अ फ्लो चार्ट, हाउ टू स्टडी अ ट्री चार्ट। ठीक है, वो मैं सिखा रहा हूं आपको, ताकि आप लोग को जब ये नोट्स फाइनली पीडीएफ में मिलेंगे या आपको प्रिंटेबल शीट्स मिलेगी तो आपको पढ़ना आना चाहिए। कि मान लो कल एग्जाम से 1 घंटा रहा, कैसे पढ़ जाऊं कि मेरे एटलीस्ट 10 में से 8 या 7 आ जाए ना। सीधे नेचर, और यहाँ पे नेचर कैसा होता है, वेव ट्रैवल। कैसा होता है डियर स्टूडेंट, वेव ट्रैवल। फिर बात करते हैं, अच्छा वेव ट्रैवल करती तो कैसे करती है डियर स्टूडेंट, पहले कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। ये बात समझ में आ गई बेटा। इसके आगे और बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा, इट प्रोपेगेट्स इन दी फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो स्पीडली हमें ये समझ में आ गया कि साउंड का नेचर कैसा होता है, वेव। और कौन सी वेव होती है, तो मैकेनिकल वेव होती है। कैसे ट्रेवल करती है, तो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन में ये ट्रेवल करती है। यहां तक कोई डाउट? आगे डियर स्टूडेंट बढ़े, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या, इट इज अ वेव प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। और हमने पहले ही कहा था वाइब्रेशन का मतलब डियर स्टूडेंट क्या होता है, डिस्टर्बेंस। वेरी गुड, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, डिस्टर्बेंस। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आया गुड़ गया, इजी चीज है, ध्यान रखना। फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ साउंड किस पे डिपेंड करता है, तो मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट, मीडियम पे। और अगर इसका प्रोपेगेशन करना है तो हमें 100% किसकी जरूरत पड़ेगी, मीडियम की। और मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे ज्यादा अगर साउंड होगा तो किसमें होगा, सॉलिड। और सॉलिड का एग्जाम्पल कौन है डियर स्टूडेंट, मेटल। और फिर बात करेंगे लिक्विड, लिक्विड का एग्जाम्पल कौन है, वाटर। और गैस की बात करें तो कौन है, एयर। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है किसी को? फिर हमने किसकी बात कर ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। ठीक है, जो साउंड वेव की, साउंड वेव की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको पता है। यहाँ किसकी बात करते हैं, ऑडिबल रेंज। और किसकी बात करते हैं, यूनिट, सिंबल एंड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। और बात करते हैं स्पीड इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और आपने ये भी पढ़ा था, डिपेंड ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मीडियम। और मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोला था कि समर टाइम होगा। कैसा टाइम होगा डियर स्टूडेंट, समर। तो जो हमारा साउंड ट्रेवल है वो क्या होगा, मैक्सिमम। और विंटर टाइम होगा तो एयर ड्रॉपलेट्स या ह्यूमिडिटी की वजह से साउंड ट्रेवल क्या हो जाएगा, मिनिमम। यहां तक कोई डाउट डियर स्टूडेंट? तो दैट्स वेरी इजी। और फिर हमने बात की थी स्पीड ऑफ साउंड, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड। और बात करें 22 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है डियर स्टूडेंट, 344 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? यहां तक समझ में आ गया? तो दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फिर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की बात करें, तो एम्पलीट्यूड का यहाँ पे यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। और वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ अपॉन क्या होता है, टाइम पीरियड। और इसी को आगे बढ़ाए तो क्या होगा, वेवलेंथ इनटू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। इसमें को डाउट? फिर और भी बात करें तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ लिखा हुआ है, तो वैसे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और हमने ये भी पढ़ा था इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज। और वेवलेंथ की क्या होती है डियर स्टूडेंट, मीटर। ये सारी बातें हमने कर ली थी। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने देखा था, जब भी एको होगा तो डिस्टेंस डी ना होके क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 2d। तो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्लीज कीप इन दिस ब्रेन। ठीक है, अपने ब्रेन में ये सेट करके रखना कि यहाँ चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड। और याद रखना जब भी यहाँ बात हो जाएगी किसकी, रिफ्लेक्शन की, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि एंगल आई किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, आर के बराबर। और कैसी सरफेस है डियर स्टूडेंट, रिजिड सरफेस है। और ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट साउंड। और ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड साउंड। और याद रखना एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के बराबर। यहां तक कोई समस्या? आया गुड़ गया ये? तो दैट्स वेरी इजी। अगेन फिर बात करते हैं सोनार। वैसे तो ये आज प्रेजेंट जो बुक है उसमें तो सोनार का टॉपिक नहीं है, वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था ये। सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसका काम क्या होता है, नेविगेशन किसमें होता है, सी में।
डेप्थ ऑफ सी में या सर्च ऑपरेशन में इसकी एप्लीकेशन चाहिए, बराबर। वैसे कैसे करता है ये, डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड डिटरमाइन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, सोनार। और सोनार किसके ऊपर काम करता है, अल्ट्रासोनिक के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है, यहां तक कोई समस्या किसी को? इसके आगे और चले डियर स्टूडेंट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एग्जांपल देखते हैं। तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन, ठीक है, कहां से, फ्रॉम वॉल्स। देखो क्या है, साउंड प्रूफ वॉल्स आर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होती है। जैसे हम भी प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें हम क्या लगा दें, साउंड प्रूफ मटेरियल, ताकि साउंड वाइब्रेट नहीं हो और क्लियर साउंड क्या हो, कैप्चर हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट टिल दैट? ये आया समझ में? इसके आगे बात करें, विच गिव द प्रिवेंशन ऑफ साउंड, जो साउंड को क्या नहीं करने देता है, डिस्टर्बेंस पैदा तो हुआ, लेकिन किसमें हुआ, राइटियस मैनर में। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे प्रूफिंग वॉल नहीं है, तो आवाज कहाँ जा रही है, बाहर, बाहर की कहा रही है अंदर, दोनों में क्या पैदा हो जाएगा, नॉइस पॉल्यूशन पैदा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉइस का मतलब अनप्लीजेंट साउंड, और मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या है, प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब हमें जो जरूरत है वो साउंड है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आ रही है अभी जैसे बाहर से, इट इज नॉट अ व्हाट प्लीजेंट साउंड, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉइस। अनप्लीजेंट साउंड मतलब नॉइस। ये क्लियर हो गया? यहाँ बात आती है रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या शॉर्ट में बोल सकते हैं मल्टीपल एको। क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल एको। और आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, एको का मतलब क्या है, इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड साउंड कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड से। टाइम पूछे तो आपको याद होना चाहिए डियर ब्रदर एंड सिस्टर कि टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड से ज्यादा। और अगर यहाँ ये पूछा जाए कि डिस्टेंस कितनी होगी मिनिमम जहां पर एको प्रोड्यूस हो, बिल्कुल आपको बिल्कुल सीधा आंसर देना है कि सर 17.2 मीटर डिस्टेंस होगी जिसपे एको प्रोड्यूस होगा। दैट्स इट। ये क्लियर हो गया? ये सारा फ्लो चार्ट हमने कवर कर लिया। अब मैं न्यूमेरिकल पे चलता हूं। तो न्यूमेरिकली यहाँ कौन कौन से, सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में चलते हैं, नोट इज अ साउंड। किसका साउंड है नोट? तो मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अ की ऑफ मैकेनिकल पियानो struck gently and then struck again but much harder this time. In the second case, sound will be louder but pitch will be not different. Sound will be louder and pitch will be also be higher, or sound will be louder but pitch will be lower, or both loudness and pitch will remain unaffected. देखो कभी भी याद रखना, एमसीक्यू पैटर्न सॉल्व करने का एक सही तरीका ये होता है कि जो रॉन्ग है उसको क्या करते जाइए, हटाते जाइए, जो राइट है उसको क्या करते जाइए, लास्ट में अप्रोच करिए। सबसे पहले डिलीटेड ऑप्शन कैसे करते हैं, कोई भी एमसीक्यू अगर ये पैटर्न किसी ने रखा ना, तो कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस रेट बढ़ जाएगी आपकी। लोकल एग्जाम तो वैसे ही हो जाता है, आजू बाजू इधर उधर, है ना, वैसे स्मार्ट है आप, आपकी आईज को तो कोई देख ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जितनी जबरदस्त काम करती है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन से वहां काम करती है, इतना शायद घर पे पढ़ते टाइम काम कर लेना तो आप आइंस्टीन बन जाए, ठीक है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अब देखिए बेटा ध्यान से, बोथ लाउडनेस, सीधी बात है, लाउडनेस तो 100% अनअफेक्टेड ना होकर क्या होगा, अफेक्टेड। ऑप्शन नंबर डी डिलीट हो गया। साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल बी लोअर, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। साउंड विल बी लाउडर है लेकिन पिच विल बी लोअर की बात चल गई, पिच में तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए, और ये ऑप्शन बी भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर हो गया। फिर बात आ चलती है सोनार, कि यूज सोनार, क्या ऑडिबल साउंड वेव होती है, नहीं। रेडियो वेव होती है क्या, नहीं। इंफ्रा होती है क्या, नहीं। तो कौन सा रहेगा, ये अप्रोच सब में यूज करो इस तरीके से। इससे क्या फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि डिटेल कितना नॉलेज आपके पास है। देखो नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल इन एयर, एयर की बात चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे, जो हमने नोट में पढ़ा था कि पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते, क्या ट्रेवल करता है, साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है या साउंड वेव ट्रेवल करती है। पर प्रॉब्लम क्या था, वो किसकी बात थी, सॉलिड की। और एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, मान लो एक थाली को बजा रहे हैं, तो थाली तो वही है क्योंकि वो तो सॉलिड है, वो मेटल है, और मेटल के पार्टिकल क्या नहीं करते हैं, ट्रेवल नहीं करते हैं। ट्रेवल कौन करता है, साउंड एनर्जी। अरे यस और नो, किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, मैकेनिकल वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, कि साउंड वेव या साउंड ट्रेवल एयर में, एयर की जब भी बात हो जाएगी तो कौन सा मीडियम है, ये गैसियस है। कैसा मीडियम है स्टूडेंट, गैसियस। और जैसे ही गैसियस की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस, या डिस्टर्बेंस को और क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, वाइब्रेशन भी हम बोल सकते हैं। दोनों के दोनों ट्रेवल करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट्स वेरी इजी। यहां तक को डाउट है किसी को? आगे देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड। देखिए बहुत ही कमजोर आवाज थी और ये क्या भारी भरकम आवाज आ रही है। तो जब भारी भरकम आवाज आएगी तो पहले दिमाग में चलना चाहिए कौन चेंज होगा, क्योंकि इसका रिलेशन तो किसके साथ है, पिच के साथ है। पिच की तो कोई बात हो रही नहीं है।
वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ है? वेवलेंथ ट्रेवलमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेवलेंथ की यहाँ पे कोई बात नहीं चल रही है, और वेवलेंथ ऑलरेडी यहाँ पे कोई वेवलेंथ का कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है? तो एम्पलीट्यूड। यहाँ पे कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर स्टूडेंट, इन द कर्व हाफ द वेवलेंथ। हाफ द वेवलेंथ तो आपको पता है, हम इसको एक्सटेंड करके आगे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट? तो आपको पढ़ाया था कि दो क्रेस्ट जो होते हैं, दो क्रेस्ट होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ। क्या कहलाता है? इसका अगर हाफ करें डियर स्टूडेंट, इसका हाफ यहां से क्या हो जाएगा? यहां तक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लेमड़ा बाई 2। और ये भी डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? लेमड़ा बाई 2। ये ऑप्शन में नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने एक्सटेंड किया इसको। तो यहां देख लो क्या आ जाएगा, बी से लगाकर क्या आ जाएगा? डी। तो डियर स्टूडेंट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट में क्या है? earthquake produces which kind of sound या before main shock wave begins? देखो नन ऑफ दी अबव यहाँ पे हो नहीं सकता। इंफ्रा तो पहली बात तो आपको पता ही है, इंफ्रा का मतलब क्या है? यहाँ पर सुनाई देगा या नहीं देगा? बिल्कुल सही बात है, सुना ही नहीं देगा तो सीधी बात है, हम इसको कह ही नहीं सकते। तो यहाँ डेफिनेटली ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड में हमें सुना ही नहीं देता, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर कोई अर्थक्वेक आ रहा है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे वो कभी आता नहीं है, हायर फ्रीक्वेंसी पे आता है वो। अच्छा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी आएगा तो भी अर्थ क्या कहलाएगा ही नहीं, वो क्या कहलाएंगे? वाइब्रेशंस कहला सकते हैं। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। सो डियर स्टूडेंट, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए। फिर बात आ जाती है इंफ्रासाउंड कैन बी हर्ड बाय। अच्छा, इंफ्रासाउंड डॉग यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी बेस्ट ऑप्शन कौन सा हमारे पास है? राइनो। और ह्यूमन बींग्स का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स की रेंज कहाँ से कहाँ होती है डियर स्टूडेंट? वेरी गुड, 20,000 डियर स्टूडेंट, 20,000। ठीक है, और यहाँ बोले तो क्या बोल सकते हैं? 20 हर्ट्ज। ये दोनों ऑप्शन सही है, जो भी मिले आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कॉन्सर्ट। एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, एक सितारिस क्या कर रहा है? ट्राई कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। एक तो टेंशन, टेंशन का मतलब क्या होता है? खींचना। किसी चीज को क्या करते हैं ना बेटा? खींचना। तो तारों को खींच के टाइट कर रहा है वो, बराबर। उसके बाद क्या कर रहा है? प्लग द स्ट्रिंग्स। प्लग द स्ट्रिंग्स, तो जो प्लग करना मतलब उसको, उस तारों को लपेटना, ताकि वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए? टाइट हो जाए, उसमें टेंशन बहुत ज्यादा हो जाए। टेंशन का मतलब जो आप टेंशन लेते वो नहीं है बेटा, ताकि उसमें बहुत ज्यादा खींचा हुआ वायर होगा तो साउंड बहुत अच्छी आएगी, ज्यादा साउंड आएगा, वाइब्रेशन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। सुटेबली बाय डूइंग सो ही इज एडजस्टिंग। किसको एडजस्ट कर रहा है? इंटेंसिटी अकेले को कर रहा है, एम्पलीट्यूड को कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बट ऑब्वियस है, अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ही वो क्या करेगा? इसको एडजस्ट करेगा। क्योंकि आपको पता हो, जिसने देखा है सितार को, समझा है, उसको तो पता है। जिसको नहीं देखा उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है उसके साथ। आपके फिंगर एज वेल एज यहाँ दोनों अगर मैच हो रहा है तो समझ में आएगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। या कोई यूं समझ रहा है मैं तो ऐसे न ऐसे बजाता ही रहूं और बज जाए, वो सवाल ही नहीं है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी शॉर्ट में आ जाइए, सबसे पहले कौन सा है? व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडिशनल वेव्स? तो आप सीधा बोल सकते हैं ये तो कौन? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस बोलो तो भी, या क्या बोल सकते हो डियर स्टूडेंट? वाइब्रेशन बोलो तो भी, या क्या बोल सकते हैं बताओ? अच्छा, साउंड एनर्जी हम बोलते हैं। कई बार स्टूडेंट को ये नहीं पता कौन कौन सी चीजें लेंगे हम साथ में। क्या लेंगे? डिस्टर्बेंस लिख दिया, वाइब्रेशन लिख दिया, साउंड एनर्जी लिख दिया, कौन कौन होता है इसमें? मतलब मान लो यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडिशनल वेव डिफाइन कर दिया, दो चीजें ऐसी होती है जो साथ में चलती है, पैरेलल चलती है। पर कौन कौन सी चीजें दो जो है? साउंड वेव और पार्टिकल्स। ये डिस्टर्बेंस तो बोलेंगे, लेकिन साथ में क्या लेना पड़ेगा? पार्टिकल्स। याद रखना, ये दोनों कैसी चलेगी? पैरेलल। कैसी चलेगी? पैरेलल। क्लियर हो गया ये? अच्छा, आगे देखिए, व्हाट आर द ट्रांसवर्स वेव्स। यहाँ वेरी गुड, यहाँ तुमने बोल दिया पैरेलल, लेकिन इन दोनों के बीच में ये क्या एंगल होगा? 90। या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर। क्या यहाँ तक को डाउट है किसी को? आया कुड़ गया ही। दैट्स वेरी सिंपल अगेन। डिफाइन वेवलेंथ, व्हाट इज इट्स सिंबल एंड इट्स एसआई यूनिट। तो वेवलेंथ क्या होती है बेटा? कुछ कह रहे थे बेटा, बताओ आप। बोलो एक बार। डिफरेंस होता है बेटा, ये डिस्टेंस होता है। डिफरेंस नहीं बोल रहा अभी, याद रखना क्या होता है बेटा? ये डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। डाउट?
चलिए सिंपल डिफाइन, उसके बाद क्या बोल रहा है सिंबल लेमडा, और यूनिट क्या रहेगी डियर स्टूडेंट मीटर रहेगी। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, डिफाइन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। 1 हर्ट्ज बोला होता है, ऐसा कुछ भी बोला होता है तो बात समझ में आती है। फिर मैं कह रहा हूँ कि लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आने वाले टाइम में आपको कम से कम पर डे 25 to 20 क्वेश्चंस करना है आफ्टर द एंड ऑफ द टॉपिक्स। तो आपका कंसंट्रेशन कितनी, आपकी जो ये 5 सेंस है, 5 ज्ञानेंद्रिया जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो सेंस, कितनी स्ट्रांग है एलटी में, लेक्चर थिएटर में। तो लेक्चर थिएटर में जितना स्ट्रांग होगा उतना तो क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा। अदरवाइज सीधा एक कॉल जाएगा कि भाई आज की क्लास का आउटपुट 0 है इसका, और वो इवन रजिस्टर में मेंशन होगा। ठीक है, और फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी व्हेन द टेस्ट इज हैपन ऑन संडे। ठीक है, तो पता पड़ जाएगा पेरेंट्स को कि भाई पूरे वीक में 6 दिन है, ठीक है, 7वें दिन तो टेस्ट है, 120 क्वेश्चन बंदा करके बैठा है, तो 120 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स लेके आता है, क्योंकि उसने पहले ही किए, वो उसी टाइप का पैटर्न मिलेगा। मान लो 20 क्वेश्चन आज आपने किए, उसमें से 2 क्वेश्चन उठा लिए, तो वो उठा लिए, वैल्यू चेंज कर दी हमने और आपको टेस्ट पकड़ा दिया, आपके नंबर ही नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो अल्टीमेट बॉडी तो थी लेकिन साउल उसके पास ही नहीं है। ठीक है, तो ये हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। एंड व्हाट इज इट सिंबल, इसका फॉर्मूला डियर स्टूडेंट पता चल गया, क्या रहेगा, एन बाई क्या रहेगा टी, सॉरी ये एफ है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, और सिंबल पता चल गया क्या रहेगा एफ, और ऐसा यूनिट क्या रहेगा हर्ट्स। अगर इसको कुछ थोड़ा सा डीपली पूछ ले, बोले ओरिजिनल यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, याद रखना सेकंड इनवर्स रहती है बेटा। क्यों रहती है, क्योंकि जो टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड होती है, वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेकंड इनवर्स। प्लीज कीप इन द ब्रेन कि ओरिजिनल यूनिट जो रहती है वो क्या रहती है सेकंड इनवर्स। यहाँ तक कोई डाउट है, आया कोड गया, ये सिंपल चीजें हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है 1 हर्ट्ज वाला, बताइए क्या डेफिनेशन होगी, विदाउट टेल मी द फॉर्मूला एंड ऑल दैट, आई वांट द डेफिनेशन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यस्टरडे। 1 हर्ट्ज की डेफिनेशन बनी, राइट आंसर। देखो डेफिनेशन कैसे बन गई कि आपने एन की वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या रख दी 1, और टाइम पीरियड की क्या रख दी 1 सेकेंड। तो आपने सीधा बोला कि सर व्हेन वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दिस इज व्हाट 1 हर्ट्ज, दिस इज व्हाट 1 हर्ट्ज। प्लीज डू द हार्ड वर्क, है ना, इस तरीके से काम नहीं चलता है, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने घर पे जाके क्या किया वो सब इंपॉर्टेंट। डिफाइन एम्पलीट्यूड क्या है, ये कल ही आपको बोला था। लाउडनेस भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। देखो दोनों डेफिनेशन बोल सकते हैं, आप यूं भी कह सकते हैं कि सर लाउडनेस ऑफ साउंड, क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, लाउडनेस ऑफ साउंड भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ये चीजें पर दिमाग में सेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं बस हवा में बातें चल रही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लाउडनेस ऑफ साउंड, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को उसमें? एंड व्हाट इज इट सिंबल, क्या सिंबल रहेगा इसका, ए रहेगा, और यूनिट क्या रहेगी, ए सिंबल हो गया, और यूनिट क्या रहेगी डियर स्टूडेंट मीटर। वेरी गुड, जो प्रेजेंट है क्लास में उनको तो पता है, बाकी सभी आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, फ्रीडम है, सबको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, व्हाट इज ऑडिबल साउंड, क्या होता है ऑडिबल साउंड, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो रेंज पूछिए, उसने बोला कि व्हाट इज ऑडिबल साउंड। यस, याद रखना। देखो अब तुमने जो डेफिनेशन, उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो एक स्मार्ट स्टूडेंट कैसे डेफिनेशन कन्वर्ट करता है, अ टाइप ऑफ साउंड दैट हैव द रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, दिस इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड, ये भी कह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इजी और नॉर्मल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द साउंड हर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, द साउंड हर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, या बोल सकते हैं ह्यूमन ईयर, दिस इज व्हाट ऑडिबल साउंड। ये क्लियर हो गया। अगर ये पूछता कि रेंज क्या है, तो आप आंसर देते 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और रेंज वाली डेफिनेशन बनानी पड़ी थी, मैंने बता दिया, क्या बोला था, इफ द रेंज अ टाइप ऑफ साउंड दैट कंसिस्टिंग द रेंज बिटवीन 20,000 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, दिस इज व्हाट ऑडिबल साउंड। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, ऑडिबल साउंड। यहां तक को डाउट, अरे आया कुड़ गया ये। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एको,
वेरी गुड, क्या बात है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? एको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कहलाता है? एको। और अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए तो क्या कहलाएगा? और रिवर्बरेशन हो जाए तो क्या कहलाएगा? रिवर्बरेशन ऑफ साउंड हो जाए तो भी मल्टीपल एको ही कहलाएगा, क्योंकि रिवर्बरेशन का मतलब होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये क्लियर हो गया? बोलो बेटा, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो बेटा इधर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन? क्या होता है कंप्रेशन और क्या होता है रेयरफेक्शन? आप बताइए बेटा, कंप्रेशन। आप बताइए कंप्रेशन। वेरी गुड। और रेयरफेक्शन? वेरी गुड, जिसमें प्रेशर और डेंसिटी क्या हो? लोअर हो। ठीक है, देखो वो आंसर दे रहा है बेटा, थोड़ा ओपन अप हो, है ना, घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ये तो आंसर लिख दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पिच ऑफ द साउंड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज कॉल्ड पिच। वेरी गुड, एक्सेप्टेबल है। लेकिन और कुछ अच्छी डेफिनेशन बता सकते हो? अगर 1 सेकेंड में कितनी बार ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, वो उसकी क्या कहलाएगी? अरे बात समझ में आ गई? डिफाइन तो फ्रीक्वेंसी को ही करना था, डिफाइन तो फ्रीक्वेंसी को ही करना था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? एलोबरेट कर दिया कि भाई 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे वो उसका क्या कहलाएगा? पिच। अरे बात समझ में आ गई? अच्छा, पिच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप। हाँ, इसका तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये भी, ये देख लीजिए। वो टू स्टेटमेंट आर गिवन, असर्शन रीजन वाला तो कल शुरू किया था हमने। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट दैट टाइम, और वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था कभी भी ये पता करना है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन बिकॉज लगा दे, और बिकॉज लगाने के बाद आंसर मिल रहा है तो 100% वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ फिलहाल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? वेरी गुड। चलिए, ये अगर आप में हैबिट आ गई तो 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी डियर स्टूडेंट। चलिए सेकंड वाला ही करके बताइए मुझे। When any object vibrate, that time it produces sound. बराबर? क्या बोल रहा है? जब भी वाइब्रेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। फिर ये बोल रहा है वाइब्रेशन इज द प्रोसेस इन विच टू ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ऑन ईच अदर। यहां बोला गया है कि वाइब्रेशन क्या है? जिसमें दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गिटार बजा रहा हूं तो मेरे पास जो प्लग है हाथ में और जो स्ट्रिंग है, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक। अगर वो स्ट्राइक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या नहीं प्रोड्यूस हो सकता? वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। बराबर? अब बिकॉज लगा के देखिए और मुझे बताएं कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट। Vibration is the process in which two objects strike on each other because when any object vibrate that time it produce sound. तो यहाँ ऑप्शन बी ही रहेगा। क्या रहेगा? बोथ assertion रीजन करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहीं से भी लगता नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग अपने आप में दोनों अलग अलग है, लेकिन ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है? ट्रू। कोई समस्या है यहाँ पर? ये तरीका समझ में आ गया कैसे पता करते हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बेटा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके आते हैं हर बार एग्जाम में, और सीबीएसई वाले खास करके प्रैक्टिस करें। केस स्टडी वाले क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो उसको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साउंड वेव आर कैसी वेव है? पहले ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा आंसर देंगे कि सर एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्यों बेटा? क्योंकि कौन कौन सी एनर्जी लेके चलती है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें एक वेव की, ये वेव प्रोड्यूस होगी साउंड वेव। आपको पता है यहाँ पे ये रेस्ट पे, ये भी कहाँ पर है? रेस्ट पे। यहाँ पर भी रेस्ट पे। जहां जहां रेस्ट कंडीशन आएगी वहां कौन सी एनर्जी लेके बैठी होगी? ये पोटेंशियल। और जहां एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम, वहां कौन सी एनर्जी लेके बैठी होगी? काइनेटिक। और यहाँ कौन सी लेके बैठी होगी? पोटेंशियल। यहां तक कोई डाउट है? तो दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैकेनिकल कोई बेटा, क्योंकि मैकेनिकल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाट? पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो बोला है। बराबर? यू बोला टाई नेचर कैसा है? नेचर कैसा है ऐसा पूछा तो आंसर क्या देते बेटा? लॉन्गिट्यूडिश। बराबर? यहां देखिए क्या बोल रहा है बेटा? साउंड ट्रेवल इन मीडियम वेव।
देखो अगर देखो बोथ कैन बी पॉसिबल, बोथ कैन बी पॉसिबल का वहां थोड़ा अल्टरनेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। 100% कौन होना चाहिए? कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन दोनों ही होना चाहिए। कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, ये देखो बोथ कैन बी पॉसिबल, मतलब पॉसिबल का मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, बोथ इतना लिखा होता ना तो मैं 100% टिक करता। थोड़ा सा डीप मीनिंग है, बोथ कैन बी पॉसिबल नहीं, खाली बोथ लिखना पड़ता उसको। ठीक है, ऑलरेडी बोथ एक साथ दिया ऑप्शन में, तो हम किस पे जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि बिना सी के आर नहीं और बिना आर के सी नहीं और विदाउट सी आर साउंड नहीं। यस और नो? आ गया समझ में बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। यहां देखिए फिर एक क्वेश्चन आया, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ। वेरी गुड, कैसा रीजन बेटा? हाई प्रेशर वाला। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस? बहुत बढ़िया, साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी, बिल्कुल मैकेनिकल वेव। ठीक है, और ये प्रोड्यूस होता है किससे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में, और ये ट्रेवल किस में करता है? वेव फॉर्म में। बराबर। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ इज इट प्रोड्यूस? बाय यूजिंग सी एंड आर, बाय यूजिंग सी एंड आर, या क्या बोल सकते हो? वेरी गुड, डिस्टर्बेंस। बात समझ में आ गई? अरे कोई डाउट? तो साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब क्या पैदा होगा? डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस में भी दो टाइप के डिस्टर्बेंस है, एक तो प्लीजेंट और एक अनप्लीजेंट। और हमें कौन सा चाहिए भाई? याद रहेगा। और अनप्लीजेंट किस में डाल देंगे हम? वेरी गुड, ये आपके एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए। जो स्टूडेंट अभी ब्लॉक वाइज अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ब्लॉक बिल्डिंग का मतलब ये होता है छोटे क्वेश्चन में छोटा आंसर फटाफट दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी परमानेंट अंडरस्टैंडिंग सेटलमेंट हो रहा है। और एग्जाम में जब बैठेंगे आपको ये बातें बहुत क्विक मैनर में याद होगी, मतलब जो बच्चा 1 मिनट में कर रहा है 6 सेकंड में आगे बढ़ जाएंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट व्हेन यू आर सिटिंग देयर, तो 6 सेकंड छोड़िए, 2 सेकंड में क्लिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, तो इतना जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और वो ब्लॉक बिल्डिंग आपको आनी चाहिए, नहीं आती है प्लीज डू द प्रैक्टिस, बिकॉज 9th ऐसी है जो आपको क्या बनाएगी? बेस बनाएगी, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया। वाई साउंड वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव? कौन कौन वो बताइए, बार बार भूल जाते हैं। यस, याद रखना, साउंड वेव और पार्टिकल्स, या कैसे कह सकते हैं हम? वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस। वाइब्रेशन और डिस्टर्बेंस और साउंड एनर्जी या साउंड वेव, अगर दोनों ही पैरेलल है, दोनों ही क्या डियर स्टूडेंट पैरेलल है, तो 100% ये कौन सी वेव आएगी? बात समझ में आ गई? तो साउंड ट्रेवल ही कैसे करती है? पैरेलल में। कौन कौन से? साउंड वेव एज वेल एज पार्टिकल, ये दोनों कैसे ट्रेवल करते हैं? पैरेलल। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अरे क्लियर? को डाउट? सिंपल क्वेश्चन था। वापस अगर केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन आया तो हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे। साउंड वेव्स आर, ऑप्शन बी रहेगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव रहेगा बेटा। लाइट इज, लाइट कैसा बेटा? ठीक है, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, डिपेंड करता है, ड्यूअल नेचर है, क्योंकि कैसा है, और ड्यूअल नेचर वाला हम 12th में पढ़ेंगे, आप जाके चेक भी कर सकते हैं वेबसाइट पे, ये ऑलरेडी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव particles do not move from one place to another but they simply oscillate and forth about their position of rest, the particle move from one place to another या अप एंड डाउन, क्या रहेगा बताओ? देखो रेस्ट पोजीशन से हम क्या जा रहे हैं? फोर्थ पोजीशन में। फोर्थ का मतलब क्या होता है? आगे जाना। ये रेस्ट, फिर आगे जाना, फिर रेस्ट, फिर आगे जाना। बात समझ में आ रही है? कंडीशन थोड़ा समझिएगा। पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली क्या हो रहा है? ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। जैसे मान लो यहाँ के कुछ एयर के पार्टिकल्स से आपने कुछ बोला, बोलते क्या हुआ? डिस्टर्ब हुए। डिस्टर्ब होते पहले क्या हुआ? कंप्रेशन, पहले पास आए, फिर क्या चले गए? दूर, फिर वापस उनकी रेस्ट कंडीशन में जैसे थे वैसे आ गए, फिर आगे इस पार्टिकल ने उसको डिस्टर्ब किया, फिर आगे डिस्टर्बेंस होता ही गया, होता ही गया। अंडरस्टूड? तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है? साउंड एनर्जी दे रहा है। क्या दे रहा है? साउंड एनर्जी। और क्या पैदा करता जा रहा है? डिस्टर्बेंस। क्या पैदा करता जा रहा है? डिस्टर्बेंस। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नन ऑफ दी अबव नहीं रहेगा बेटा। व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप इन वाटर, स्टोन को किसमें फेंका हमने? वेव आर जनरेटेड ऑफ विच टाइप?
अरे यार जब आप फेंकेंगे तो इस तरीके से वेव प्रोड्यूस होती कि नहीं होती आगे? नहीं वेव पर... वेव्स आर जेट टाइप कैसी रहेगी? लॉन्गिट्यूडिशनल रहेगी या ट्रांसवर्सल रहेगी? क्या बात है? ये तो आप कर ही लोगे, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि लॉन्गिट्यूडिशनल और ट्रांसवर्सल में क्या डिफरेंस है। अब देखो फोर्थ वाले में यहाँ समझना और ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीजें हमें समझनी है इधर। लॉन्ग आंसर आ गया नहीं तो, क्योंकि जब चीजें एलोबरेट करें तो समझिए क्या कह रहा है यहाँ पर। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि हमारा हो तो ये रख, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख ले बेटा। When stone is dropped in water, waves are generated where water particles are moving up and down, propagated away from the dropping point. Hence, the sign is transverse. बराबर, बिल्कुल सही आंसर है। कैसा वेव होगा बेटा? ट्रांसवर्सल वेव। देखो यहाँ देखो, दो स्टूडेंट ने आंसर दिया क्विकली, बराबर। तो वेरी गुड। यहाँ पे न्यूबी और काव्या का मैं कहूँगा कि सही आंसर है, बाकी लोगों ने भी ट्राई करना चाहिए। आपने बोला था हाँ, वेरी गुड आशिक का, बाकी भी अपना ट्राई करें ना, एफर्ट लगाएं। अच्छा ये डिफरेंस तो आपको पता चल ही जाएगा। अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं, आपको टाइम भी दूंगा। लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 1 डियर स्टूडेंट। पहला न्यूमेरिकल नंबर 1 है, अ बॉय हियर एन इको। एक लड़का है, उसको क्या सुनाई देता है बेटा? इको। पहले समझ लीजिए, फिर आपको करना ही है, मैं आपको टाइम दूंगा 100%। हिज ओन वॉइस फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 1 सेकेंड। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, 1 सेकंड बाद उसको सुनाई देता है। और हम जानते हैं कंडीशन क्या है, इको कब सुनाई देता है? 0.1 सेकेंड के बाद। वो कंडीशन तो फुलफिल होगी, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्पीड हमें दे रखी है कितनी? 340 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द बॉय? तो डिस्टेंस आपको निकालनी है। लेट्स सी, यहाँ देख लीजिए डियर स्टूडेंट, अब देखें। सबसे पहले आप समझिएगा, मैं यहाँ पे इस पे इसलिए छोड़ा है, एको की कंडीशन जब भी आएगी तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और आप देख लीजिए 340 हमें दे रखा है और 2 इंटू डिस्टेंस है इधर, और यहाँ आपको दे रखा है 1 सेकेंड। और d इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट 340 में डिवाइड कर देंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा 170 मीटर इज राइट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया। और मैंने पहले भी कहा है, कई बार ये क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं कि जब एको प्रोड्यूस होगा तो डियर स्टूडेंट स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ना होके क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टाइम। ये क्लियर हो गया? तो रिवीजन मॉड्यूल है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, विदाउट एफर्ट तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लुक एट ऑन बोर्ड। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इंजन इज अप्रोचिंग अ हिल एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक इंजन है, एक हिल पे क्या कर रहा है? चढ़ाई कर रहा है। स्पीड इसकी क्या है? कांस्टेंट है। ये बोल रहा है व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 0.9 किलोमीटर। किलोमीटर में डिस्टेंस है तो मीटर में चेंज करेंगे आप, और वो आपको आता भी होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इट ब्लोज अ विस्टल whose echo is heard by driver after 5 सेकेंड। टाइम भी आपको दे रखा है, 5 सेकेंड बाद आपको क्या सुनाई देता है? 5 सेकेंड बाद, देखो 5 सेकेंड बाद आपको क्या सुनाई देता है? विस्टल सुनाई देता है। सुनना ध्यान से। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इंजन। ठीक है, यू हैव अ टाइम। देखो बेटा, सॉल्व करके बताओ किस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ दो चीजें ईमानदारी से समझना बेटा, ये इंजन की बात चल रही है, और यहाँ सबसे बड़ा हिंट क्या दिया है? एक जो स्पीड दे रखी है वो किसकी बेटा? साउंड की। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हमें इंजन की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इंजन से जब साउंड दबाया आपने, प्रोड्यूस किया, साउंड गया कानों में, उसको सुनाई दिया, यस और नो। इंजन ने डिस्टेंस ट्रेवल कर, सॉरी इंजन नहीं, साउंड ने ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रेवल की थी। फिर हम आगे ले जा रहे हैं इंजन को, तभी तो इंजन ने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की थी, जबकि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.9 किलोमीटर है। इन बातों को समझोगे तो समझ में आएगा। पूछा क्या है हमें? स्पीड पूछी। क्या पूछा डियर स्टूडेंट? स्पीड। अच्छा मैं आपको सिंपल सा एक पूछ लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। कितना सेकंड? ड्राइवर को 5 सेकंड बाद सुनाई दिया? कितने सेकंड बाद सुनाई दिया? क्योंकि यहाँ बोल रहा है इंजन इज अप्रोचिंग अ हिल एट कांस्टेंट स्पीड, ब्लोज अ विस्टल हुज एको, एको का समझ रहे हो ना आप? गया साउंड,
तो वो तो सुनाई दिया था, लेकिन जो वापस साउंड आया ना वो किसको सुनाई दिया? ड्राइवर को 5 सेकंड बाद सुनाई दिया है। यस और नो? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन ड्राइवर तो बहुत दूर खड़ा था, उसने पूरा 0.9 किलोमीटर ट्रेवल नहीं किया है। साउंड भले ट्रेवल करके आ गया है। अच्छा, मैं सिंपल सी बात बताऊं कि लोगों को एलोबरेट ही नहीं हो रहा होगा। यहाँ देखो क्या कह रहा है, इंजन इज अप्रोचिंग अ हिल एट कांस्टेंट स्पीड। ये आपकी हिल है, एक सिंपल लैंग्वेज समझो, ये हिल है आपकी, और यहाँ मैं ये लेकर जा रहा व्हीकल, ओके, और यहाँ हॉर्न ब्लो किया, ये डिवाइस है, और इसने कहा कि जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस देखो, ये अप्रोच कर रहा है, व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 0.9 किलोमीटर। कितना गैप है इन दोनों के बीच में? और अगर इसको मीटर में चेंज करें तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, 0.9 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1000, तो मीटर में चेंज होगा ही। और पॉइंट हटा तो डियर स्टूडेंट नीचे क्या आया? 10, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये कितना हुआ डियर स्टूडेंट? 900 मीटर। ये भाई 800 दे दिखा, कितना हो जाएगा इधर? 0.9 और मल्टीप्लाई कितना कर दिया? 1000, और ये अब कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 900 मीटर हो गया। तो कोई समस्या किसी को? क्या 900 उसने ट्रेवल किया है? नहीं किया है। अरे कहाँ ट्रेवल किया भाई, मेरे साउंड तो यहीं से प्रोड्यूस किया उसने, प्रोड्यूस किया, टकराया इस हिल स्टेशन से, और क्या आया? वापस आया। बात समझ में आई क्या? ये चीजें आपके दिमाग में अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं, मान लो इस इंजन की जो स्पीड है वो कितनी है? वी है। इंजन की स्पीड कितनी है? वी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन मैं कर रहा हूं इधर। इंजन की स्पीड कितनी है? वी है। और आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस? तो देखो कैसे निकाले बताओ। या टाइम आपको दे रखा है, स्पीड ये मान ली है, क्या रहेगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? v इंटू 5, v इंटू 5। अरे घबराओ मत भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? v, और टाइम कितना लगा उसको वापस आने में? 5 सेकंड, बराबर। अरे यस और नो? इतना तो डिस्टेंस उसने कर लिया भाई, ठीक है। तो अब देखो, ये इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना था, करा नहीं है, अभी करना है। बात समझना, ये डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। क्यों? क्योंकि 5 सेकंड में आगे भी तो गया होगा वो। अरे मैं इंजन की गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते चलाते 5 सेकंड थोड़ी मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी होगी, मैंने व्हीसल जब दबाया होगा तो। और वो 5 सेकंड में वापस ट्रेवल करके आ गया साउंड। और जब वो ट्रेवल करके आ गया तब तो मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है कि नहीं की है? और टोटल कितनी डिस्टेंस थी? 900 मीटर थी। अरे यस और नो? अब मुझे बताओ ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी रही? माइनस क्या करना पड़ेगा? 5 की। अरे ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी रही? 900 माइनस क्या करना पड़ा? 5v। कैसे? फिर मैं समझाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में नहीं रहता है। मैंने हॉर्न दबाया, क्या मेरी गाड़ी रुक गई है? ये चल रही है, क्योंकि आपने यहाँ क्या वर्ड लगा दिया? कांस्टेंट स्पीड। क्या लगा दिया? कांस्टेंट स्पीड, मतलब कहीं रुकने वाली नहीं है। तो रुकी तो 5 सेकंड ट्रेवल नहीं किया होगा उसने, और वो वापस साउंड आया ना 5 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड तक जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की वो मुझे माइनस करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? जबकि रियल में हमारे सिनेरियो क्या चल रहा था कि ये और ये हिल और ये जो हमारा इंजन, इन दोनों के बीच में गैप कितना था? 0.9। पर अब कितना रह गया है? तो 900 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 5 इंटू वी। क्या बात समझ में आई? इसी टाइप पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। ये फाउंडेशन नहीं है, पहले कह देता हूँ, फाउंडेशन तो इससे भी नेक्स्ट लेवल चलता है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकल गई अपने पास। अब मुझे बताओ, जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है? बताओ, स्पीड ही निकालनी है। अरे क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड हमने क्या मानी थी? v, और डिस्टेंस कितना आ गया? 900, और माइनस क्या हो जाएगा? 5v, और टाइम मेरे भाई कितना आया? 5। कोई दिक्कत यहाँ पर? अरे आया गुड़ गया, क्या हुआ बेटा? कुछ बोल रहे? तो डिस्टेंस ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया बेटा? टाइम। अब देखो टाइम कितना बोला यहाँ पे? 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद वो पूरा साउंड ट्रेवल करके वापस आ गया, यही तो बात चल रही है। और याद रखिए स्पीड ऑफ जो साउंड है वो कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। अब समझिएगा यहाँ पे चीजों को, जितना एलोबरेट कर सकता हूं उतना एलोबरेट कर रहा हूं, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइए फटाफट। 30 सेकंड का टाइम है। यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट, अगर टाइम के परस्पेक्टिव में निकाले हम, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 900, और 900 माइनस 5। ऐसा क्यों किया? मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर मैं इंजन को चला रहा हूं, तो इंजन को जब मैं चला रहा तब हॉर्न बजाया, तो हॉर्न जब बजाया तब कहां पे था मेरा इंजन? 900 मीटर पे था। लेकिन जब वो साउंड आया 5 सेकंड बाद, तो मेरा इंजन थोड़ा आगे चला गया था ट्रेवल करके।
और जब वो आगे चला गया तो कितना डिस्टेंस रह गया था 900 माइनस 5v। और हमें पता है एको में हम क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस लेते हैं। साउंड गया और आया, तो जब साउंड गया था तो कितना डिस्टेंस पे गया था 900 पे, और आया तब कितने पे आया था 900 माइनस 5v, और डिवाइड में कितना कर दिया, जो भी स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है इधर 340 मीटर पर सेकंड, और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और 5 का मल्टीप्लाई किससे कर दो 340 से, और 900 और 900 कितना हो जाएगा 1800 माइनस 5v। अरे यही तो होगा ये। अरे 900 कितना हो जाएगा 1800, और माइनस का क्या हो जाएगा 5v। अब आपको सॉल्व करना है इसको, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है 0, 5 4 का कितना हो जाएगा बताओ जल्दी फटाफट, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, 5 3 का कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 17 20, और इजिकल टू कितना डियर स्टूडेंट, इसको उधर ले जाओ 5v का इधर ले लो, कितना आ जाएगा 1800 माइनस क्या हो जाएगा 1720। अरे हाँ या ना, चलो माइनस करो कितना आंसर आता है, हाँ बोले 17, ये वाला क्या, लो भाई बस ये 0 कर दिया, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो डिवाइड कर दो उसको 5 से, कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा इधर 20, और 10 कितने में लगा जब वो उसने बजा दिया था, फिर कितना हो गया 30 मीटर, कितना हो गया 30 मीटर। ये क्लियर हो गया। अच्छा ऐसा आ भी जाए तो मुझे पता है ना कि जब तक उसका मतलब वो नहीं होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, तब तक तो वो अटेंड करना सही नहीं समझेगा, वो यही समझेगा छोड़ दे आगे बढ़, ठीक है, इतना ही तक यहाँ तक सोचते सोचते ही छोड़ देगा वो, और यहाँ तक आते आते तो कह देगा यार ये 5v वाला कौन सा अपने दिमाग बाहर है, नहीं 45 गलत नहीं है बेटा, 5v माइनस करना पड़ेगा ना वापस अपने लेकर, वो अप्रोच ली नहीं ना, अपने अपना डायरेक्ट निकाला टोटल कितना होगा रियल, लेकिन जब वो 5 सेकंड आगे बढ़ा उसको कौन माइनस करे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ये वाला सॉल्व करके, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है बेटा, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, शीप विच इज स्टेशनरी, थोड़ा देख लीजिए बेटा समझ लेना, फिर बाद में बोलना बंद नहीं समझना है। 2900 मीटर फ्रॉम द सी बैड, ठीक है, जहां से अपनी शिप शुरू होती है वहां से डिस्टेंस कितना है बेटा 2900 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, द शिप सेंड द अल्ट्रा साउंड सिग्नल टू द सी बैड एंड इट्स एको इज हर्ड 4 सेकेंड। अच्छा बताइए क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। अब गलती मत करना जो कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वैसा का वैसा क्वेश्चन, करिए सॉल्व करिए बेटा इसको। नाउ सी डियर स्टूडेंट किस तरीके से करेंगे इसको, यहाँ देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है 2900 मीटर, कितना डिस्टेंस, तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2d बाई टाइम। अरे यस और नो, अब आपकी एक सिंपल सी कंडीशन बोलिए स्पीड निकाल के बताओ, तो आपको पता है यहाँ क्या बोल रहा है, शिप स्टेशनरी डिस्टेंस कितना है 2900 मीटर है, और टाइम कितना है 4 सेकंड है, तो 2 इंटू 2900 कर दो, और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 4, ये कितना हो जाएगा 2, इसको करो तो 1, और फिर हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो गया होगा सभी को आ गया होगा, जिसका नहीं आया उसका प्रैक्टिस नहीं है कहीं कहीं। और दूसरा चौथा क्वेश्चन क्या है, ये 4th वाला क्वेश्चन और ये 5th वाला आप ट्राई करना घर पे, ठीक है, और नहीं आया तो हम कल बात करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया जो पढ़ा है आपने। अरे कोई डाउट है क्या, ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्वेश्चन है कभी आ जाए तो ऐसे फियर मत रखना, नो डाउट आपको प्रैक्टिस नहीं है इसलिए होता है, जिस दिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर, ज्वाइन द जीवी फाउंडेशन, आपका दिन शुभ रहे।